रिकवरी के साथ बैंक निफ्टी 230 पॉइंट ऊपर और निचले स्तरों से लगाए तो काफ़ी बड़ी रैली मार्केट ने बैंक निफ्टी में दी है और निफ्टी में भी 36 पॉइंट ऊपर है और 60 पॉइंट नीचे तो करीब 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में भी तेजी और इस तरीके से मिड कैप में भी एडवांस डिक्लाइन में एडवांस यानी बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफ़ी मजबूत है, 1650 के आसपास पहुंच गई है जो कि एक अच्छा संकेत दिख रहा है। तो निचले लेवल से एक बाउंस है, टेक्निकली काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पे एक क्विक चेक ले लेते हैं, बातचीत मार्केट पे ले लेते हैं। विकास सालुंखे निर्मल बैंक के हमारे साथ है। विकास, ये जो रिकवरी है ये लॉन्ग का मौका है या शॉर्ट का? गुड आफ्टरनून नीरज जी। देखो, जिस हिसाब से मार्केट में हमने देखा है कि 4-5 दिन में एक सेल ऑफ देखने मिला था, लेकिन एक थोड़ा सा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। मुझे लगता है ये जो पुल बैक रैली है 19,900 और 19,870, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 150 और 200 पॉइंट की एक वापस पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। बट उसके बाद मुझे लगता है वापस एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। तो ये जो पुल बैक रैली यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है, 19,900 के आसपास आके वापस ये फिजल आउट हो जाएगा और वहां से वापस प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। लेकिन ये पुल बैक मुझे लगता है 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू में एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 19,900। नीचे में अभी एंड सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा 19,640 का। अगर यहाँ से वापस वो ब्रेक करता है तो मुझे लगता है वो स्टॉप हो जाएगा। बट अभी तो मुझे लगता है एक पुल बैक रैली कर सकता है, यहाँ से 200 पॉइंट के आसपास की एक रैली देखने मिल सकती है। बट उसके बाद मुझे लगता है वापस से सेल ऑन राइज ये स्ट्रैटेजी मेंटेन हो सकती है। ओके, दो स्टॉक्स पे आपकी कॉल चेक। एमसीएक्स में बहुत बढ़िया रैली, 7% ऊपर है, 1900 के ऊपर निकल गया है। और दूसरा बजाज फाइनेंस 4.25% ऊपर है। दोनों पे क्या राय बनती है आपकी? और देखो, एमसीएक्स में हमने देखा है कि वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आ चुका था ऑलरेडी और वहां से एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ये जो मूव है कंटिन्यू होगा ऊपर में। मुझे लगता है 2040 के टारगेट यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। आज हालांकि हमने देखा है कि ऑलमोस्ट उसने 1950 के आसपास की रेंज तक एक अप मूव लिया था। थोड़ा सा रिट्रेस हो सकता है आज के और 1-2 दिन में, बट मुझे लगता है कि 1840 1850 एक अच्छा खासा बेस बना चुका है। ये उस लेवल के आसपास भी वापस मिलता है तो वहां पे बाय करने की राय रहेगी। ऊपर में 2040 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस की बात करो तो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आज देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट यहाँ पे काम करते हुए देखने मिलेगा। डेली चार्ट का एक ब्रेकआउट था जो आज यहाँ पे देखने मिला था। तो ऊपर में जो रेंज निकल के आ रही है बजाज फाइनेंस में, ये भी रेंज अच्छी खासी ऊपर में 8,000 के आसपास की एक रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है ऊपर की साइड में। तो दोनों भी काउंटर यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रांग है। नीचे में जो सपोर्ट बजाज फाइनेंस में देखने मिलेगा वो 75-50 के आसपास का है। तो दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है अगर इंट्राडे में थोड़ा भी रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है तो बाय करने की राय रहेगी। बजाज फाइनेंस में 8,000 के आसपास के टारगेट और एमसीएक्स में मुझे लगता है 2040 के आसपास के टारगेट बन सकते हैं। ओके विकास, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं आईपीओ की और उसके फ्यूचर प्लान्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अरुण महेश्वरी जी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। आईपीओ आज से खुला है और इस ग्रुप में करीब 1 दशक बाद कोई आईपीओ मार्केट में आया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, आज से खुल गया यानी 25 से खुला है, 27 तारीख तक ये खुला रहेगा। 2800 करोड़ रुपए का साइज है जो जुटाए जाएंगे। 113 से 119 रुपए का प्राइस बैंड है और अगर अपर बैंड को हम लेके चलें तो लगभग 25,000 करोड़ की मार्केट कैप इस कंपनी की बनेगी अगर अपर बैंड पे लें। एंकर इन्वेस्टमेंट की बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, 1260 करोड़ रुपए 119 यानी अपर बैंड पे जुटाए गए हैं और इसमें जीआईसी, फुलरटन, मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी ऐसे दिग्गज नाम शामिल है जिन्होंने एंकर के थ्रू लिया है। और पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर सबसे बड़ी छोड़ दो सेकंड बिगेस्ट या इनफैक्ट दो ही मेन कंपनी है जिनमें से एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इशू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका बिजनेस क्या है, किस तरह से काम करती है, थोड़ा ये बताइए पहले। धन्यवाद। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट और उससे रिलेटेड सर्विसेज की एक कंपनी है जो बंदरगाह जो होते हैं
प्योरली उसी में है। टोटल 9 एसेट्स हैं इंडिया में, जिसमें से 2 ग्रीनफील्ड पोर्ट है और 7 टर्मिनल्स हैं। जब मैं टर्मिनल की बात करता हूँ तो ये एक सरकारी जो मेजर पोर्ट्स हैं, जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर एक कंसेशन दिया जाता है फॉर 30 ईयर्स पीरियड। उसको अगेंस्ट रॉयल्टी हम लोग चलाते हैं। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम सबसे हिंदुस्तान में वन ऑफ द टॉप टर्मिनल होल्डर्स में से हैं जो चलाते हैं। टोटल हमारी जो क्षमता है 158 मिलियन टन की है। और ये कंपनी की अगर मैं शुरुआत देखूं ना तो 2004 में हुई थी, लार्जली जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का ग्रुप कार्गो को सर्विस करने के लिए, बिकॉज ये प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं। उसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसको कोई भी कंपनी अपने कंट्रोल में रखना चाहेगी, तो उस हिसाब से ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 2004 में। उसके बाद में 2018 तक पूरा ग्रुप कंपनी कार्गो ही करते रहे और वही एंकर कस्टमर बने रहे। जैसे हमारी जो जर्नी चालू हुई उसमें हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि पोर्ट काफी बना चुके हैं, अब इनको स्वेट करना जरूरी है, एक कस्टमर सेगमेंट नजदीक में है, तो इसको क्यों ना एक फुल फ्लेज कंपनी के रूप में इसको बनाया जाए। तो उसके हिसाब से 2018 के बाद में हम लोगों ने थर्ड पार्टी बिजनेस, जो अपनी ग्रुप कंपनी के बाहर का बिजनेस इसमें करना चालू किया। तो 2018 के बाद में जो भी मुख्यतः इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो लार्जली ग्रुप कंपनी के बाहर के काम को बढ़ाने के लिए किए गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं देखूं तो 2019 में जब हम 35 मिलियन टन कार्गो किए थे, उसमें से 6% ग्रुप कंपनी का था, जो बढ़कर के 2023 में 33% हो गया, जबकि पूरा कार्गो 93 मिलियन टन था। तो 6% से 33%, जबकि कार्गो ऑलमोस्ट 2.5 गुना से ऊपर हो गया। तो इस हिसाब से हमारी जर्नी रहेगी। अगर मैं जून 2023 की बात करूं तो टोटल ग्रुप कार्गो का शेयर सिर्फ 63% रहा, 37% बाहर का कार्गो रहा है। तो ये जर्नी काफी हद तक जैसा हम लोगों ने सोचा था, जैसे हमने चाहा वैसा किया। तो मैं पूरा ग्रोथ फेज को, जो 20 साल की कंपनी है अभी, इसको 2 फेजेस में देख सकता हूँ। पहले 15 साल हमने पूरा ग्रुप कार्गो किया, लास्ट 5 साल में हम लोगों ने थर्ड पार्टी बिजनेस को काफी हद तक डेवलप किया है। ओके महेश्वरी जी, टोटल जो रेवेन्यू है उसमें ग्रुप से कितना रेवेन्यू आता है और बाहर से कितना आता है? तो टोटल जो हमारा जो कार्गो है, जैसे मैंने बताया 63%, अगर मैं FY23 की बात करूं तो 67% थर्ड पार्टी से ग्रुप कार्गो है एंड 33% थर्ड पार्टी है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 70 to 73% इज फ्रॉम ग्रुप कार्गो, एंड बिकॉज वो डिफरेंट पोर्ट पे हो रहा है। ग्रुप कार्गो लार्जली हमारा ग्रीनफील्ड पोर्ट पे होता है, जयगढ़ और धर्मतर पे, और बाकी के जो टर्मिनल्स पे उस पे हमारा थर्ड पार्टी बिजनेस काफी हद तक ज्यादा होता है। लेकिन अभी भी ग्रुप का ज्यादा है बिजनेस। तो रेवेन्यू डिफर करता है पोर्ट टू पोर्ट डिफर करता है। अच्छा, जो ये पैसे आप रेज कर रहे हैं 2800 करोड़ रुपए, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे? हाँ जी, तो टोटल 2800 करोड़ रुपए में से हमारे पास में 1200 करोड़ रुपए हम लोग हमारे कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है। एग्जिस्टिंग जो पोर्ट है हमारे पास में, जयगढ़ पोर्ट में हम एक LPG टर्मिनल लगा रहे हैं जिसमें 900 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंटेनर टर्मिनल जो न्यू मैंगलोर में हमने लिया था, उसको 2 फेज में हमको डेवलप करना था। सेकंड फेज हमको कुछ सालों बाद करना था, बट जिस हिसाब से हमारे को रिस्पांस मिल रहा है पिछले 1-1.5 साल में, हमको 1.5 साल ही हुए उसको चलाते हुए, काफी अच्छा रिस्पांस है। और उसको हम उस अपॉर्चुनिटी को हम खोना नहीं चाहते। इसके लिए हम लोगों ने वो पूरी एडवांस कर लिया, वो पूरा इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने उसको एडवांस कर लिया है। इस हिसाब से छोटे मोटे और हमारे कैपेक्स हैं, कुल मिला के 1200 करोड़ रुपए का कैपेक्स होगा, और 880 करोड़ रुपए का हमारा लोन है, उसको हम प्रीपे कर रहे हैं। तो इस हिसाब से 700 करोड़ रुपए का जो बैलेंस बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रहेगा। तो महेश्वरी जी, हमें ग्रॉस डेट कितना है आपका, और ये जो आप कुछ लोन चुका देंगे इसके बाद कितना बचेगा, नेट लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे? अगर मैं मार्च 2023 की बात करता हूं तो टोटल 4200 करोड़ रुपए का ग्रॉस डेट था। उसमें से 1000 करोड़ रुपए हमारे पास में कैश इन द सिस्टम है, तो 2200 करोड़ रुपए का नेट डेट रह गया। उसमें से 880 करोड़ रुपए अभी हम पे कर देंगे, और कुछ हमारा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है वो अभी कैश सिस्टम में रहेगा, और जो हमने 1200 करोड़ रुपए जो हमने रेज किया है फॉर कैपेक्स, वो भी खर्चा होने में 1.5 से 2 साल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट हमारा फ्री कैश फ्लो जो जनरेट होता है वो भी काफी सिस्टम में पड़ा रहेगा। तो पोस्ट IPO अगर मैं देखूं तो हम लोग नेट डेट फ्री रहेंगे, एंड गुड अपॉर्चुनिटी महेश्वरी जी, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का बाय नेचर इसमें कैपेक्स के थ्रू ही ग्रोथ आती है, और वो आपके लिए भी लागू होगा, चाहे आप एक्विजिशन के थ्रू करें या कैपेसिटी एक्सपेंशन करें। तो फिर ये डेट, आज तो आप कह रहे हैं कि नेट डेट हम लोग ले आएंगे, लेकिन वो तो बढ़ता रहेगा, फिर आगे आपको लेना पड़ेगा।
देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए अगर आप देखें हिंदुस्तान में, भारत में हमारी कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो आज के दिन सेक्टर में हैं, काफी गिनी चुनी कंपनियां रही हैं, बिकॉज ये सेक्टर काफी कैपेक्स हैवी है, यहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है। तो अनलेस जब तक अगर आपके पास में एकदम सक्षम बैलेंस शीट नहीं हो, एकदम स्ट्रांग विजन नहीं हो, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं हो, तो फिर इस सेक्टर में किसी का भी सर्वाइव होना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने पिछले 20 साल में इस बैलेंस शीट को इतना स्ट्रांग कर लिया, इतना सक्षम कर लिया है, अब हमारा हेडरूम इतना ज्यादा है। ऑन टॉप ऑफ इट भारत सरकार की जो नीतियां हैं अभी इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, विच इज अमेजिंग। जैसे भारत सरकार के पास में आज के दिन 1400 मिलियन टन की कैपेसिटी है इन द मेजर पोर्ट्स। अब वो पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स को बुला रहे हैं कि आप आइए, इसमें निवेश कीजिए, इसको मैकेनाइज कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए, बिकॉज सरकार ने अपना काम किया पिछले 30, 40, 50 साल के अंदर, सारे पोर्ट्स के अंदर काम किया। अब वो चाहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आए, इसको मैकेनाइज मॉडर्नाइज कर लें, उसको इंश्योर करें कि ये काफी हद तक और उत्पादकता दें। उस हिसाब से हम लोग, और अभी आज के दिन हम सबसे बड़े टर्मिनल प्लेयर्स में गिने जाते हैं इंडिया में। तो वी हैव, हमारे को पूरा इस बारे में एक्सपीरियंस है, हमारे को इसका पूरा जानकारी है कि हमको इसको कैसे बिड करके कैसे चलाना है। तो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी विच हमारे सामने आई है। 1400 मिलियन टन का टोटल कैपेसिटी गवर्नमेंट की आज के दिन। अच्छा महेश्वर जी, एक यूएई में भी आपका जो है टर्मिनल जिसको आप मैनेज करते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट है, वो क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। कौन सा वाला? यूएई में। यूएई, अच्छा मिडिल ईस्ट में। हाँ मिडिल ईस्ट। ओके, मिडिल ईस्ट में हम लोग, हाँ यूएई, हाँ मिडिल ईस्ट में। यूएई में हमारा 2 पोर्ट हैं जो हम लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस के हिसाब से चलाते हैं। इसमें हमारा एसेट कुछ नहीं है, बिकॉज हमारा उस ज्योग्राफी में हमारी काफी प्रेजेंस है एज अ ग्रुप। हमारे वहां पे लाइमस्टोन माइंस है, हमारे वहां पे क्लिंकर माइंस हैं, वहां पे हमारे स्टोन माइंस हैं। तो एज अ ग्रुप हमारी काफी प्रेजेंस है। तो बिकॉज उनके पोर्ट वहां पे इतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहे थे, तो वहां के अथॉरिटीज ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी, अगर हम उनकी कुछ हेल्प कर सके उस बारे में। तो हमने हमारे कुछ एसओपीज लगा दिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा दिए, हमारे कुछ आदमी हमने उधर भेज के उनको काम पे लगा दिया। तो इट इज, ये हमारे लिए रेवेन्यू चर्नर नहीं है, बट ये एक मोर ऑफ यूजिंग आवर एक्सपर्टीज टू रन दोस पोर्ट्स है। तो एक पोर्ट बहुत अच्छा चलने लग गया, तो जो दूसरा पोर्ट उनका भी बनके तैयार हो गया है, तो उसका भी उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको लगाइए, तो हम उसको भी चलाने के लिए अभी मेरे ख्याल से इस महीने से चालू हो जाएगा वो भी। ओके महेश्वर जी, थोड़ा सा एक फाइनेंस में सवाल है मेरा कि FY 21, 22 और 22, 23 के बीच में देखें तो 22 और 23 में बहुत ज़बरदस्त रन रेट है आपका, पैट आपका ज़बरदस्त ग्रो कर गया है, वैसे ही आपका एबिटा भी है। ये रन रेट है या ये वन ऑफ था? नो देखिए, जैसे मैंने बताया शुरू में कि 2018-19 के बाद में हमारा पूरा फोकस थर्ड पार्टी बिजनेस पे चला गया। तो उसके बाद में हम लोगों ने काफी टर्मिनल्स बिड किए, बिकॉज एक बैलेंस शीट इतनी सक्षम हो चुकी थी तब तक कि हम लोग बिड कर सकते थे ज्यादा टर्मिनल्स पे। तो हम लोगों ने काफी बिड किया, काफी कैपेसिटीज ऐड हुई है, काफी तरह के बिजनेस यूटिलाइजेशन चालू हुआ है। जैसे हमारा पारादीप आयरन ओर टर्मिनल था, कोल टर्मिनल था, एनोर का जो हमने एक्विजिशंस किया है चेट्टीनाथ ग्रुप के थ्रू 3, या फिर हमने मैंगलोर का कंटेनर टर्मिनल चालू किया, जयगढ़ और धर्मतर की कैपेसिटीज बढ़ाई। तो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी अगर आप देखें, जो 35% था, 45% था, वो FY 23 में 57% हो गया। अभी जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 63% हो गया। तो जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ी वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ गया, एबिटा बढ़ गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके लिए बढ़ता जा रहा है बिकॉज मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता जा रहा है। तो इस चक्कर में फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता ही जा रहा है। ओके, और ये कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम द कैपेसिटीज आर अवेलेबल विद इन द सिस्टम। ओके महेश्वर जी, लास्ट क्वेश्चन, छोटा जवाब, वैल्यूएशन पर कमेंट आपका। ये तो सर बाजार डिसाइड करेगा, बट आई थिंक वी हैव ट्राइड टू बी एज फेयर एज पॉसिबल, एंड आई थिंक जिस हिसाब से हमारे को ट्रैक्शन है, हमें लगता है कि हमने वैल्यूएशन में ठीक ठाक ही रखा है। ओके, इंटरेस्टिंग है। और वैल्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में कंपैरेटिवली देखें तो JSW का बेटर है यहाँ पे, और तमाम पैरामीटर्स पे देखें तो काफ़ी रीजनेबल यहाँ पे JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है। महेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। तो ये इशू धन्यवाद जी। अभी से लेकर के 27 सितंबर तक खुला हुआ है, जिनको इसमें अप्लाई करना वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसकी बेसिक डिटेल इस वक्त की। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मार्केट अपडेट। एक नजर डालिए, मात्र 3 पॉइंट अब ग्रीन में रह गया है, फिर से ऊपरी लेवल पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अपर लेवल पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये देखिए एकदम लास्ट में देखिए लाइन एकदम से नीचे आती हुई दिख रही है, तो
तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं मौके का, ऊपर गया तो शॉर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन मिड कैप में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, 126 पॉइंट ऊपर है। छोटा सा एक ब्रेक यहाँ पे, ब्रेक के बाद देखिए आप कमाई का अड्डा।